ऑपरेशन सिंदूर को अस्थायी तौर पर रोके हुए आज 5 दिन हो गए, लेकिन आज भारत की शौर्य गाथा 7 समंदर पार भी सुनाई दे रही है। लगातार भारत ने सबूत के साथ दुनिया को बताया था कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को धूल चटाई, लेकिन कई लोग ऐसे इसके बावजूद भी थे जो कि भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज वो भी मजबूर है कि वो भारत का लोहा माने, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या और दुनिया के सामने अब जो तस्वीरें आई हैं, सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, उससे दुनिया में हर किसी को आज ये स्वीकार करना पड़ रहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को, उसके एयर बेसेस को भारी नुकसान पहुंचाया है। पहले न्यूयॉर्क टाइम्स और फिर वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने आर्टिकल में सैटेलाइट इमेज शेयर करके ये बताया है कि भारत ने पाकिस्तान के 6 एयरबेस तबाह कर दिए। इतना ही नहीं, विदेशी मीडिया ये तक कह रहा है कि भारत का ये हमला अब तक के सभी हमलों में सबसे ज्यादा आक्रामक और खतरनाक था। वॉर एक्सपर्ट से लेकर हर कोई इस बात को मान रहा है कि भारत ने जो सटीक निशाना लगाते हुए हमला किया, जिससे नुकसान पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हुआ। I had a lot of thoughts, as you knew. I wrote a few articles about it, but I took it as a decisive victory for India, a very impressive, decisive victory, which is really, as I study war around the world, hard for people to see what victory looks like. Clear goals, even though they didn't start this, they ended it. They were attacked. India was attacked, responded. Both of Pakistani attempts to hit at India largely failed. Not entirely, but largely failed. They were failures because the mass of incoming missiles and rockets and UAVs was shot down. Therefore, India said, okay, you are not listening to our message. Therefore, we are now going to escalate further and hit your nuclear storage facilities. War. The reason is India was able to, with precision, decimate the terror headquarters and training camps. When Pakistan responded, India was able to blunt their response. And then when Pakistan continued to try to retaliate, India was able to put their airfields out of commission. Pakistan went running to try to achieve a ceasefire, like a scared dog with its tail between its legs. तो आपको याद होगा कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उस वक्त कई ऐसे वेस्टर्न मीडिया के लोग थे जो पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे थे, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कुछ हुआ नहीं है पाकिस्तान के अंदर खास। लेकिन अब जब तस्वीरें सामने आ गई हैं, तो इन चंद लोगों ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। अब शहबाज शरीफ को अपना नुकसान छुपाना है, अपना एक तरीके से जो उनकी बेइज्जती हुई है उसको छुपाने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने अचानक अपने एक आर्मी कैंप का दौरा किया, लेकिन वो इस पीआर को भी लेकर के एक्सपोज हो गए। शहबाज शरीफ ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए सियालकोट में पसरूर छावनी में देर से जाने का फैसला तो किया, लेकिन वहां जिस टैंक पर वो दिखे, उस टैंक से गोले निकले ही नहीं थे। लेकिन जहां जहां नुकसान हुआ वहां तो वो गए ही नहीं। यही अंतर है भारत और पाकिस्तान में। 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी खुद उस एयरबेस पर पहुंचे थे जिस पर पाकिस्तान ने तबाही करने का दावा किया था, लेकिन पीएम मोदी ने वहां जाकर पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया, उनके हर दावे का फैक्ट चेक किया। जिस S-400 को पाकिस्तान ने कहा था कि हमने ध्वस्त कर दिया, वो ठीक प्रधानमंत्री के पीछे मौजूद था, उनके पीछे मिग खड़ा हुआ था, पीछे रनवे साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन शहबाज शरीफ ने नकल तो की, लेकिन नकल का इस्तेमाल नहीं किया, महज एक झूठा पीआर किया। ये पसरूर ही है जहां भारत ने सैटेलाइट इमेज दिखाए हैं, जिससे यह साबित हो गया कि हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के पसरूर में जो तैनात था एयर डिफेंस रेडार, उसको खत्म कर दिया है। लेकिन इसका खंडन करने के लिए सबूत दिखाने से वो कोसों दूर है। शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ने वहां वायु सैनिकों को संबोधित करते हुए टैंक के ऊपर बैठने का फैसला किया। इसकी तुलना 13 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरों से हो रही है। पहले प्रधानमंत्री हमारे ट्रूप से मिलने पहुंचे थे, तो आज श्रीनगर में सैनिकों के बीच राजनाथ सिंह थे, जहां उन्होंने फिर से पूरी दुनिया को याद दिलाया कि भारत और पाकिस्तान में क्या बुनियादी फर्क है। कि धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं?
मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसे में आगे के सवाल है बिल्कुल सीधे। अब तो दुनिया ने भी माना उजड़ गया है पाकिस्तान का आतंकी ठिकाना और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती होते देख क्या अब शहबाज शरीफ का कॉपी कैट डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। मेजर जनरल SB अस्थाना हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में जुड़ गए हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार जी डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। फाउंडर डिफेंसिव ऑफेंस वैभव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अहमद मुस्तिखान बलोच पत्रकार हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। देखिए किस तरीके से शहबाज शरीफ जब पसरूर कैंटोनमेंट पहुंचे थे, जनरल अस्थाना प्रधानमंत्री मोदी की कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ खास सफल हुए नहीं है वो। देखिए, नकल करने में भी अकल चाहिए होती है, ये भी मानो वही बात है। और दूसरे, जब ये कोशिश की गई, नाकाम कोशिश की गई, तो टैंक का जैसे आपने बताया, इस पूरी जो भी एक्सचेंजेस हुए हैं इसमें टैंक का तो कोई रोल ही नहीं था। और टैंक के ऊपर चढ़कर वो जो दिखाना चाह रहे थे वो ये है कि भाई किसी तरीके से मान जाओ कि नहीं हमने भी कुछ किया और हम इतनी बुरी हालत में नहीं हैं। अभी जो प्रधानमंत्री ने जो दौरा किया था उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान को लेकिन पूरे वर्ल्ड को ये दिखाया गया था कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो प्रोपेगेंडा बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले उस बेस में लैंड किया, इसका मतलब वो बेस पूरी तरीके से कारगर है। दूसरी चीज़, वहाँ पर हवाई जहाज और S-400 उनके बैकग्राउंड में थी जब वो उन्होंने बोला। और तीसरी चीज़ जो उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट खंडन किया वो था जो ये बात चल रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया है, क्या भारत ने जो सीज फायर या जो अभी पॉज एक्सेप्ट किया है वो क्या अमेरिका के दबाव में किया है। तो उनकी पूरी स्पीच में अमेरिका का एक वर्ड नहीं था। और ये साफ क्लियर हो गया था कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला सीज फायर, उन्होंने उसका भी खंडन किया कि नहीं हम तो सिर्फ एक पॉज है हमारे जो हमारा ऑपरेशन चल रहा था। और तीसरी चीज, कश्मीर के ऊपर कोई मुद्दा ही नहीं है, मध्यस्थता का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो भी ट्रंप की ट्वीट जो है उसकी धज्जियां उड़ गई। चौथी चीज उन्होंने ये बताई कि अगर बात होनी है तो हमने सिर्फ POK को लेना है वापस, और कश्मीर के ऊपर हमने किसी से कोई बात नहीं करनी। अगर हम आज पसरूर की जो तस्वीरें हैं सर, उस पर पहले अगर फोकस कर ले, इसका डिफरेंस देखना बहुत जरूरी है। और आप देखिए जो सारी तस्वीर कितनी स्टार्कली डिफरेंट है। पसरूर का 3 विंडो दिखाइए प्लीज, जो आज राजनाथ सिंह थे श्रीनगर में और पहले प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर गए थे और आज जो पसरूर में पहुंचे हुए थे। जो थोड़ी बहुत उनकी सफलता थी भी वो एयरफोर्स की वजह से थी और सारा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है आर्मी, यानी कि सारा ब्लेम लेंगे शहबाज शरीफ और सारा क्रेडिट ले लेगी पाकिस्तान की आर्मी। देखिए, आपने शहबाज गिल की अपने वीडियो दिखाई थी जिसमें उन्होंने बताया साफ तौर पे, और वो प्रधानमंत्री जब इमरान खान थे तो उनके स्पेशल एडवाइजर थे। एक तरीके से इमरान खान के बिहाफ पे मीडिया से, आर्मी से, हर किसी से वही डील करते थे। तो वो पाकिस्तान की फौज को उतना बेहतरीन तरीके से जानते हैं जितना शायद भारत में बहुत सारे लोग न जानते। और उन्होंने डील किया हुआ है उनके, और वही डील मेकर थे पाकिस्तान की फौज के साथ इमरान खान के। और वो जनरल फैज हमीद जो ISI चीफ थे उनसे भी डील करते थे। तो शहबाज गिल ने जो बात कही कि भाई क्रेडिट तो हमको टैंक को देना है ना, एयरफोर्स को तो देना नहीं है। अब आप देखिए, अगर इस समय जरूरत किसको है, पाकिस्तान की एयरफोर्स को PR की जरूरत नहीं है, जरूरत आसिम मुनीर को PR की है, बिकॉज ही वॉज द मैन हु कॉल्ड फॉर, जिसने ये पहलगाम में हमला कराया। ही इज द मैन जिसने ये द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम की जो आतंकवादी संगठन बनवाया था एज ISI चीफ 2019 में। और यहां तक कि
आसिम मुनीर की जो पॉपुलैरिटी है उसको बढ़ाना है, बिकॉज फौज की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। जो इमरान खान की बहन ने पूछा था सवाल, उसका जवाब नहीं देना। उनकी बहन ने पूछा था कि भाई ड्रोन यहां तक रावलपिंडी तक आए कैसे, इस्लामाबाद तक आए कैसे, इसका तो जवाब दो। उसको पूरी की पूरी पाकिस्तानी मीडिया ने जो है ब्लॉक कर दिया, वो स्टेटमेंट कहीं किसी नहीं चला। और इमरान खान जेल के अंदर बैठ करके उसको बोल रहे हैं जी इमरान खान ने भी सपोर्ट किया है। जी इमरान खान ने सपोर्ट नहीं किया था, उनके लीडर्स को कोवर्जन करके, कोवर्स कर करके उनसे जो है स्टेटमेंट्स दिलवाई गई। और उनकी पार्टी का कोई भी लीडर, इमरान खान की पार्टी की तो लीडरशिप शहबाज गिल है, वो तो अमेरिका में बैठा हुआ है। उसकी पार्टी के जो लोग हैं, जो स्पोक्स पर्सन है, वो सारे बाहर बैठे हैं। वो तो वीलॉग्स पे बात करते हैं। वो तो मेजर आदिल राजा है, वो बैठ के बता रहा है कि ये तो आसिम मुनीर की जो है सारा किया धरा है। ये तो जो बैठे हैं, ये जो लीडरशिप है सो कॉल्ड पीटीआई की, इमरान खान की, ये तो माउथ पीस है फौज के, ये तो कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है, तभी तो बाहर है, वरना ये सारे जेल में होते। कौन सा लीडर है पीटीआई का जो बाहर है? और देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, आपने एक सवाल उठाया था कि ये पसरूर क्यों गए। अगर पसरूर ना जाते, नूर खान बेस जाते, तो वहां का क्रेटर भी तो दिखता ना, उतना बड़ा क्रेटर जो इंडियन ये बहुत आपने जरूरी बात की, क्यों अगर वो क्रेटर न्यूयॉर्क टाइम्स को दिखाई दे रहा है तो पाकिस्तान की आवाम को भी दिखना अब तो शुरू हो ही जाएगा। अब अगर वॉशिंगटन पोस्ट को भी दिख रहा है कि भाई नूर खान के एयरबेस में क्रेटर है, लेकिन मैं सवाल फिर पसरूर को लेकर के एयर मार्शल राजेश कुमार बस एक लाइन मैं कहूंगा कि वो जो गड्ढा है ना, इट इज सिंबॉलिक ऑफ द इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तानी एयरफोर्स। जितना बड़ा वो गड्ढा है, उतने ही बड़े गड्ढे में जो है उनकी इज्जत और पूरे पाकिस्तान की इज्जत इस समय है। और उस रेपुटेशन में जो गड्ढा पड़ा है उसकी तस्वीर और सैटेलाइट से कैसे दिख रही है वो बस थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन एयर मार्शल राजेश कुमार, अगर आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाए, पसरूर के बारे में एक और बहुत दिलचस्प बात आपको बताती हूँ। वहां को लेकर के बाकायदा सर इंडिया ने सैटेलाइट इमेजेस जारी की हैं और उधर पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो एयर डिफेंस रेडार है उसकी अभी क्या हालत है। उस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए वो एयर डिफेंस रेडार की तस्वीर, ये देख के तो लग रहा है ना कि उसमें डैमेज हुआ है। और इसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए सर आज एक बात नहीं कही, ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, ना उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, ना उनके डिफेंस मिनिस्टर जो वहां पे ही मौजूद थे। सर नहीं, वो क्या कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे जब दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई दे रहा है। तो इसमें ऐसी कोई वो टिप्पणी नहीं कर सकते हैं जिससे वो इसको डिनाई कर सकें। और ये जो पसरूर है ये बॉर्डर्स के काफ़ी पास है, सो वेरी इजीली टारगेटेबल एंड अ वेरी वाइटल रेडार। जो उनका जो एरिया है उसमें काफ़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। तो मेरे हिसाब से जो उन्होंने वहाँ जाके जो भी मोराल अपने लोगों का शायद बढ़ाने के लिए वहाँ गए हैं और उन्होंने एक शो किया है। और ऐसी चीज़ तो मतलब अगर इधर जाते तो दिख ही जाता ना कि पूरी जो उसका एंटेना है पूरा नीचे गिरा हुआ है, जला हुआ है। तो वहां जाके क्या दिखाते हो? नहीं, वहां जाकर के तो उल्टा आपने और बैकफायर कर दिया ना, क्योंकि अब पसरूर का नाम पूरी दुनिया लेगी, फिर लोग गूगल करेंगे पसरूर, फिर ये तस्वीर सामने आएगी, फिर दिखाई देगा कि भाई आपके रेडार में इतना बड़ा छेद हुआ पड़ा है। ये देखिए यहाँ पे एरो से दिख भी रहा है कि यहाँ पे आपका ये सिस्टम होना था। इसकी क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और क्यों ये जो एक छेद की बात कर रहे थे वैभव भी, ये पाकिस्तान की रेपुटेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा छेद है सर। ज़रूर। और देखिए जो भी एयर डिफेंस जिस तरह से कभी भी सेटअप होता है तो हमेशा उसके लिए उसकी जो साइटिंग और जो स्ट्रेटजी है और उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है ये सब देखा जाता है। लेकिन हमारे पास जो अब नए स्पेशलिस्ट वेपन्स आए हैं, जैसे ब्रह्मोस, जैसे स्पाइस, जैसे रैम्पेज, जैसे हैमर, और फिर साथ में जो रफाल का जो मिसाइल है, स्कैल्प मिसाइल, तो ये सब जो हैं काफ़ी सक्षम है इन सब टारगेट्स को टेक ऑन करने के लिए। और हेरोप जो है हमारा जो हार्पी, वो यूएवी, वो भी काफ़ी सक्षम है, एंटी रेडार यूएवी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे पास इतनी सारी ऑप्शंस हैं उनके एयर डिफेंस को नलिफाई करने की कि पसरूर नहीं होता तो कोई और जगह होती तो उसको भी टेक आउट कर लेते। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मोरल बूस्टिंग या बिल्डिंग, क्योंकि लोग हताहत हुए हैं वहाँ पे,
और उसमें भी आपको कॉपी करना पड़ा कि भाई पहले वहां जाकर के हमारे प्रधानमंत्री चले गए हैं आदमपुर, तो आपको लग रहा है कि मेरे को भी कहीं जाना चाहिए। लेकिन उसकी एक और बहुत जरूरी तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूं। टैंक के ऊपर जब खड़े हुए थे और जिसकी बात सब लोग कर रहे हैं, जब शहबाज शरीफ टैंक के ऊपर चढ़े तो उसके नीचे एक बैनर लगा हुआ था, अगर आप वो दिखा सके तो उसके नीचे बैनर लगा हुआ था। यहां पे आप देखिए लिखा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और ऊपर खड़ा कौन हुआ है? अहमद मुफ्ती खान, शहबाज शरीफ और ठीक बगल में जनरल आसिम मुनीर। अब देखने वाला समझ ले कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान असल में है कौन, यहां पे जनरल या फिर शहबाज शरीफ, अहमद मुफ्ती खान, दोनों का ही नीचे लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। देखें भाई, आपने अभी जिक्र किया न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, ये गोरों का अखबार है। ये जो है गोरों के अखबार को आप क्यों प्लीज कोट कर रहे हैं? ये गोरों ने बनाया हुआ मुल्क है, जाली मुल्क। इनका बाबाए कौम जो है लॉर्ड माउंटबेटन था और विंस्टन चर्चिल था। मुझे ये इनके देखें, इनसे आप अपने आप को क्यों कंपेयर कर रहे हैं भाई? ये वक्त का जाया कर रहे हैं इन बेकारी से। चीन के बेकारी, अमेरिका के बेकारी, जब इनको आईएमएफ का लोन मिलता है तो ये इतने खुश होते हैं जैसे इनको ईदी मिल गई हो, जैसे बच्चों को मिलता है ना ईदी। ये आईएमएफ के लोन पे इतने खुश होते हैं। ये देखें, हम जो है बलूच, आपके बेटे और बेटियां, हम आपके सबसे बड़े एसेट हैं। हमारे लीडर ने एक दरख्वास्त की है आपसे कि जो 93,000 ये बंदूकें वहां आपको सरेंडर किए थे ना ढाका में, सिर्फ आप हमें वो दे दे, और 10 गोलियों के साथ। ये जो आज ये इतना फ्रॉडिया मुल्क है, देखिए ये फ्रॉडिया मुल्क है, क्लस्टर मुझे माफ कीजिए, ये फ्रॉडिया मुल्क है भाई। आपको ये कह रहे हैं कि कलमा के नाम पे बना है। आपको मालूम है जिन्ना और फातिमा के दरमियान किस किस्म के ताल्लुकात थे? मुझे तो शर्म आती है कहते हुए। ये बात हकीकत है, इसको आप लोग क्यों नहीं प्रोपोगेट करते? इसको आगे लाए दुनिया के आगे। सर, हम इसलिए बात कर रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, हम न्यूयॉर्क टाइम की सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो पहले के दिन थे उसमें उन्होंने ये कहा था, और ज्यादातर जो वेस्टर्न मीडिया है उनका यही कहना था, अगर वही तस्वीर पर रहिए प्लीज, यही उनका कहना था कि कुछ खास हुआ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और अब उनको भी ये मजबूर होना पड़ रहा है जनरल अस्थाना। एक और तस्वीर वहीं से हम दिखाते हैं जहां पे जीप में जनरल आसिम मुनीर शहबाज शरीफ को लेकर के जा रहे थे, पर ड्राइवर सीट में कौन थे? पाकिस्तान के आर्मी चीफ। और कई लोग तो यही पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में असली में ड्राइवर सीट में यही तो है, और क्या शहबाज शरीफ यहीं से टाटा तो नहीं हो जाएंगे? आसिम मुनीर कई लोग कह रहे हैं उनको उनके इस्तीफे की तरफ ड्राइव करके ले जा रहे हैं। देखिए, इससे साफ नजर आता है सबसे बड़ा टेररिस्ट तो आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर जी, जनरल अस्थाना, आसिम मुनीर सबसे बड़ा टेररिस्ट। देखिए, इस चीज़ से साफ जाहिर होता है कि ड्राइवर सीट पर एक्चुअली कौन है। ये सिर्फ गाड़ी की ही नहीं ड्राइवर सीट पर पाकिस्तान की ड्राइविंग सीट में आसिफ मुनीर ही हैं, और जो कुछ भी हुआ वो आसिफ मुनीर के कहने से ही हुआ। और पद्मजा, आपका जो बयान था कि वेस्टर्न मीडिया, ना वेस्टर्न मीडिया का सबसे बड़ा इंटरेस्ट यही है कि सबसे पहले तो उन्हें जो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो उभरता भारत, विकसित भारत, वो बहुतों को रास नहीं आता है, और जाहिर है कि वो कोशिश ये करते हैं कि चाहे वो चीन हो या भारत हो, थोड़ा सा उसको रोका जाए। दूसरी मुसीबत सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, चीनी मीडिया भी कुछ ऐसे ही बात कर रहा था, और दोनों की प्रॉब्लम क्या है कि जो चीनी हथियार इन्होंने इस्तेमाल किए, जो अमरीकी हथियार इन्होंने इस्तेमाल किए, उनकी इतनी धज्जियाँ उड़ गई हैं कि उनका मार्केट डाउन हो रहा है, और इसलिए उनको ये रास नहीं आ रहा था कि भारत ने जो इंडिजिनस हथियार हैं या रूसी हथियार हैं, उन्होंने इतना बड़ा धमाका कर दिया और ये हम दोनों के हथियारों का सत्यानाश हो गया। दोनों के जो आर्म्स मार्केट है वो क्रैश हो रहा है। तो ये इनको सबसे ज़्यादा रास नहीं आ रहा है, और ये मीडिया जो है ये इन्हीं से पैसा मिलता है। हाँ। तो ये पैसे के ऊपर है, ये सारा वेस्टर्न मीडिया पैसे के ऊपर काम करता है। और अब देखिए क्या बात की जा रही है, मैं आपको वॉशिंगटन पोस्ट से एक उसका अंश जो है पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ। दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट अटैक ऑफ देयर काइंड इन डेकेड्स, यानी कि जो भारत पाकिस्तान के बीच में कई सालों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसमें अभी तक का सबसे सिग्निफिकेंट ये अटैक है। Close to 100 miles inside Pakistan, strikes have been carried out. CNN
CNN ने तो यहां तक कहा है कि 1971 की जंग के बाद यह सबसे बड़ा प्रहार, आज तक भारत इतना अंदर नहीं गया था वैभव जितना वो आज चला गया है। यानी कि सब जगह अब इस बात का रिकॉग्निशन है कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड, जो एक अखंड प्रतिज्ञा की बात की गई थी कि ये सिर्फ एक छोटा सा गोलीबारी की बात नहीं है, यहां पर मिट्टी में मिलाने की बात की जा रही है और अब सब लोग मान रहे हैं कि ऐसा हुआ है। जी बिल्कुल, और ये दिस इज इन कंप्लीट अकॉर्डेंस विद व्हाट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सेड। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी पटना की रैली में कि ये जो आतंकवादी घटना करने वाले हैं और इनके जो आका हैं, इनको इनकी कल्पना से परे जो है कि हम इसके लिए सजा देंगे और इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। तो ये सही बात है। आप सोचिए 1971 वॉर के बाद इतना बड़ा, इतने लार्ज स्केल पे अटैक हुआ है और इंडिया में भी जो जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स थे या जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे, किसी ने भी एंटिसिपेट इस स्केल पे नहीं किया था। एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि यार हो सकता है पीओजेके में कुछ स्ट्राइक करेंगे, हो सकता है कि एयर स्ट्राइक करेंगे, हो सकता है नेवल स्ट्राइक कर दे, बट इतना एक वेल कोऑर्डिनेटेड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबको मिला करके एक जो ऑपरेशन किया गया और जिस स्केल पे किया गया कि उनके मल्टीपल एयर बेसेस, आप सोचिए कि स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर के कराची तक हर एक एयर बेस को टारगेट किया गया, इवन एज डीप एज पेशावर। तो आप ये सोचिए कि ये जिन लोगों को ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है, कुछ लोग बात कर रहे हैं। देखिए वेस्टर्न मीडिया की जहां तक बात है, देखिए वेस्टर्न मीडिया में क्या है, अगर आपको याद हो तो बालाकोट के बाद भी एक हिट पीस जो है ISPR ने छपवाया था न्यूयॉर्क टाइम्स में कि जी लॉकहीड मार्टिन ने अपने सारे F-16 गिन लिए हैं और उनके सारे F-16 इंटैक्ट है पाकिस्तान के अंदर, जबकि उसका कोई एविडेंस नहीं था, उसका कोई प्रूफ नहीं था। इस बार भी कहते हैं जी इंडिया का राफेल गिरा है। कोर्ट क्या कि एक फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने नाम न बताने की शर्त में बताया। यार इंटेलिजेंस वालों का काम खबरें लीक करना नहीं होता है, खबरें छुपाना होता है, ये बेसिक कॉमन सेंस है। कहते हैं जो बेसिक जर्नलिज्म का समझते हैं ना, उनको भी इतनी बात समझ में आती है। तो उसका भी कोई एविडेंस नहीं दिया गया। राफेल ने कोई मतलब दसौल ने कभी कोई स्टेटमेंट नहीं इशू की, फ्रेंच गवर्नमेंट ने इशू नहीं की। ये एक हिट पीस। अच्छा ये कर क्यों पाते हैं, मैं इसका एक रीजन दे देता हूं। देखिए पाकिस्तान एक कॉन्फ्लिक्ट जोन रहा है 20, 25, 30 साल तक, कोल्ड वॉर के समय में भी और वॉर ऑन टेरर के समय भी। तो ये जो वेस्टर्न जर्नलिस्ट हैं, इनको एक्सेस चाहिए होती है इन ट्राइबल एरियाज जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है या अफगानिस्तान के अंदर, वो एक्सेस देने की जो एक कह लीजिए कि वो एक इनके पास लेवरेज था पाकिस्तान आर्मी के पास, जो वो दे सकते थे। तो उसके बदले में ये फेवर्स होते हैं, जो वो फेवर्स लेते हैं वहां पे वेस्ट के जर्नलिस्ट से कि आप हमारा ये खबर छाप दीजिए कोई अननोन सोर्स करके, नाम ना बताने की शर्त पे। पर ऐसा लगता है कि अब वो फेवर्स भी जो है थोड़ा सा ड्राई अप हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये लिखा गया है वॉशिंगटन पोस्ट में, हाई प्रोफाइल टारगेट्स वर हिट इन प्रिसिशन स्ट्राइक्स विद द एम ऑफ सिवियरली डिग्रेडिंग पाकिस्तान ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव एयर कैपेबिलिटीज। यानी कि सिर्फ एक बार ही नुकसान पहुंचाने की बात नहीं है, आगे जो आपका एयर मार्शल सर जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसको बहुत बुरी मार पड़ी है पाकिस्तान में। देखिए बहुत कोऑर्डिनेटेड टारगेट सिलेक्शन था, एयर डिफेंस में गैप्स क्रिएट किए गए और फिर जो उनके हैंगर्स हैं, उनके रनवेज हैं, उनको टारगेट किया गया ताकि उनका जो रिस्पॉन्स है टाइम है वो इंक्रीज़ किया जाए। देखिए रनवे पे क्रेटर बना दिया पर वो रिपेयर भी हो सकता है, पर उसको रिपेयर करने में टाइम लगता है, तब तक उसको वो यूजेबल नहीं रहता है। तो मेरे हिसाब से इन्होंने जो टारगेट सिलेक्शन किया है, मतलब जो टिपिकल एक काउंटर एयर स्ट्राइक होती है उस हिसाब से किया है और उसका जो असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ा है वो सब ने देखा, किस तरह से वो गए और सीज फायर मांगना शुरू किया और किस तरह से उनके DGMO ने हमें कॉल किया। और ये जो टारगेट सिलेक्शन है उस दिन इमीडिएटली सारी सैटेलाइट इमेजरी शायद इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स के पास नहीं थी। हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये हमने किया है और ये टारगेट्स हमने हिट किए हैं और हमने उसका एविडेंस भी दिया, लेकिन जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं वो इंडिपेंडेंट सैटेलाइट से जब तक कंफर्म करते पहले जो इनिशियल जो रिपोर्टिंग थी वेस्टर्न मीडिया की वो पाकिस्तान के फेवर में थी, पर धीरे धीरे वो चेंज हो गई। क्योंकि देखिए
हर एक आप जितने मर्जी फेवर्स ले लें, लेकिन आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन भी स्टेक पर है। नहीं, और आप हार्ड एविडेंस को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते ना। अगर पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है बिफोर एंड आफ्टर, ये तस्वीरें हैं, इनको आप झुठला तो नहीं सकते। पर मैं आपको बता दूं, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सो कॉल्ड एनालिस्ट है पाकिस्तान से अलाइंड, वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया अपनी साइड की सैटेलाइट इमेजेस इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि उसको डर है कि दुनिया देख लेगी, और सिर्फ सिलेक्टिव लीक्स की जा रही हैं सैटेलाइट इमेजेस की। भाई सैटेलाइट तो आसमान में उड़ती हैं, आपको इतना लग रहा है कुछ छुप रहा है सच, आप सैटेलाइट इमेजेस रिलीज कर दीजिए। लेकिन अहमद मुफ्ती खान, क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? आसिम मुनीर तो अब पूरा ब्लेम जो है शहबाज शरीफ पर डालने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं, तो क्या आप तख्ता पलट हो सकता है? देखें भाई, आपके जो भारत है उसमें असली जेन्युइन डेमोक्रेसी है। आप एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक कंट्री है। पाकिस्तान जो है रोग टेररिस्ट स्टेट है। इसका जो है देखें, ये 72 साल से 1952 से जो है अमेरिकन CIA ने इनको फौज को आज़ादी दे दी थी कि आप जो कुछ भी करें हम आपके साथ हैं। तो फौज का पाकिस्तान में चलता है। ये इलेक्शन तो रिग हुआ है। इन्होंने कह रहे हैं कि भाई ये जो बनियान अल मरसूस, ये बनियान अल मरसूस तो नहीं है, ये तो शैतान अल मरदूद है। ये तो शैतान अल मरदूद है। और ये कह रहे, मैं आपसे अर्ज करूं, देखो हमारे जो नौजवानों ने इनके जाफर एक्सप्रेस पे हमला किया था, उसके 2 हफ्ते के अंदर जनरल आसिम मुनीर की अम्मा मर गई थी। वाकई में फिजिकल उनकी अम्मा मर गई थी 2 हफ्ते के अंदर ही अंदर। फिर जो है जनरल आसिम मुनीर ने मार्च के 18 तारीख को वहां पे आके ऐलान किया कि हार्ड स्टेट बनेगा। और जो हार्ड स्टेट के जो उन्होंने पॉलिसी अप्रैल 16 को उन्होंने ये कहा कि हम हिंदू से मुसलमान अलग हैं, आप जो हैं इंतहाई बेगैरत हैं। आपने ये कहा कि हम कलमा के नाम पे बने हैं। आप कलमा कौन सा? जिन्ना को तो कलमा कहना ही नहीं आता था। आप कैसे कह रहे हैं कलमा को? आप कलमा को क्यों बदनाम कर रहे हैं? आप कलमा का नाम लेके कलमा को बदनाम करते हैं ये लोग। इनको ये झूठे हैं, ये अपनी शर्म छुपा रहे हैं। अब वहां पे जश्न मना रहे हैं कि हम जीत गए। भैया सीज फायर को आप कैसे कह रहे हैं जीत गए? नहीं, तो एक शाहिद अफरीदी तो बकायदा वहां पर एक जुलूस निकाल रहे थे, विक्ट्री परेड निकाल रहे थे, बिल्कुल वो अपना वो झंडा वंडा उठा करके, और बहुत मोरल बूस्टिंग बात भी की है वहां पे। शहबाज शरीफ ने जाकर के कहा है कि बिल्कुल हमने इंडिया को नेस्त नाबूद कर दिया, वहां पर उनकी सारी फैसिलिटीज को घुटनों पे ला दिया। उनको लग रहा है आपको सारा मोरल बूस्ट हो गया वहां? ये जो पंजाबी जिहादी, हाँ जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए ये पंजाबी जिहादी जो है ये पागल के बच्चे हैं। इनको उसी तरह जैसे कि जी अहमद मुफ्ती खान पूरी कीजिए अपनी बात। ये आवाज गायब हो गई थी। ये पंजाबी जिहादी जो है ये पागल के बच्चे हैं। इनको आप वही तस्वीर नजर आएगी ना, आसिम मुनीर सरेंडर कर रहा होगा तब इनको यकीन आएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, आप ये एक छोटी छोटी टारगेट को छोड़ दें। असल हमरा आर्मी GHQ रावलपिंडी और ISI हेडक्वार्टर आप पारा, इस पे देर ना करें। गोरों से कोई पूछने की जरूरत नहीं है। आर्मी GHQ नीचे आए, आप पारा हेडक्वार्टर नीचे आए, फिर इनको मजे आएंगे। और इनको एक कतरा भी पानी नहीं, हिंदुस्तान का सेक्रेट पानी जिहादियों के मुंह में नहीं जाना चाहिए। आपने एक जरूरी बात की, क्योंकि पाकिस्तान देखिए अभी सिर्फ 5 ही दिन बीते हैं और पाकिस्तान कह रहा है कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी पर हम बात करने को तैयार है। लेकिन एक और बहुत जरूरी चीज, इससे पहले कि वैभव आपको जोड़ना चाहते थे, एक और जरूरी चीज उस टैंक वाली तस्वीर में मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि आप ठीक बीचों बीच, वैसे जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे आदमपुर तो वो सिर्फ अकेले ट्रूप्स के बीच में थे, उनके बगल में आकर के आर्मी चीफ उनके सेम लेवल पर नहीं खड़े हुए थे, क्योंकि यही एक हायरार्की होती है, प्रधानमंत्री ऊपर है और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, बाकी के हमारे ट्रूप्स है। लेकिन यहां पर देखिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये हैं डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के, जिनको जगह भी नहीं मिल रही है खड़े होने के लिए, उनको कहीं कोने में धकेला हुआ है। ये उनके एयरफोर्स चीफ है और डिफेंस मिनिस्टर कहीं कोने में जाके लटके हुए हैं। हाँ बताइए वैभव।
देखिए ये जो सारे हैं ना जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये ख्वाजा आसिफ टाइप लोग, ये तो हवलदार हैं GHQ रावलपिंडी गेट नंबर 4 की पैदावार है। इनका वास्तविकता में इनका कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से। और अगर फौज ना चाहे तो इलेक्शन क्या मतलब, ये काउंसलर का इलेक्शन जीतने की हैसियत नहीं इनकी पाकिस्तान में। लेकिन आ जाते हैं जीत के, क्योंकि सियालकोट में रहते हैं, सियालकोट में फौज की बूट पॉलिश करते हैं। तो इन हवलदारों की तो बात छोड़ दें। शहबाज शरीफ का भी जो क्लेम टू फेम है वो क्या है, जनरल जिलानी ने वो पॉलिटिक्स में लेके आए। उन्होंने इनको चीफ मिनिस्टर भी बनवाया, इनको राजनीति में आगे भी लेके गए। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो इनके फादर थे शहबाज शरीफ के, वो ठेकेदार थे, वो उनका घर, ये शहबाज शरीफ जनरल जिलानी का घर बनवा रहा था, ठेकेदार था, इसने ठेका लिया था उनका घर बनाने का। तो ये इनका पास्ट है, ये इनका माजी है, ठीक है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, डिफरेंट बुक्स में जनरल जिलानी ने खुद ये बातें एक्सेप्ट की हुई हैं। दूसरी बात, ये जो इंडिया में बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं ना कि जी इंडिया जो है अलाउ नहीं करता सैटेलाइट को अपने यहाँ पे लोकल फोटोग्राफ लेने के लिए। अगर इंडिया नहीं अलाउ करता तो यही जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट न्यूट्रल जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं, वो तो कहते हैं जी चाइना के पास तो सबसे बड़ा कॉन्स्टलेशन है सैटेलाइट का, तो उनसे तस्वीरें खिंचवा के ले लें, ठीक है। उनसे एयर डिफेंस सिस्टम ले सकते हैं, उनसे मिसाइलें ले सकते हैं, प्लेन ले सकते हैं, तो सैटेलाइट की 2-4 फोटो खिंचवा लेते हैं। नहीं, इसमें बहुत जरूरी बात आपको बताती हूँ। एक फोटो रिलीज की थी चाइना ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए रनवे के ऊपर गड्ढा हो गया है भारत के अंदर। बाद में पता चला कि ऊपर एक बादल था, वो बादल की छाया पड़ रही थी, शैडो पड़ रही थी रनवे पे, और चाइनीज मीडिया ने फट से छाप दिया कि देखिए भारत में रनवे के ऊपर गड्ढा हो गया है। अब पूरी दुनिया उन पे हंस रही है। ये देखिए चाइनीज का इतिहास रहा है। आप वेस्ट में चले जाइए, उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं 2-2 घंटे की, जिसमें उन्होंने सिर्फ यही एक्सप्लेन किया कि ये किस तरह से फोटोशॉप करते हैं इमेजेस, किस तरह से फेक न्यूज प्रोपेगेंडा करते हैं। और आपने जो कार की फोटो दिखा रहे थे ना कि ड्राइविंग सीट पे आसिम मुनीर था, देखिए ये पाकिस्तान में एक रिचुअल है। जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, उस समय का जो भी आर्मी चीफ होता है, वो उसको गाड़ी के आगे की सीट पे बिठा के एक बार चक्कर जरूर लगवाता है। आप अपने प्रोड्यूसर से कहेंगी तो वो फोटो निकाल लेंगे। राहील शरीफ आपको नवाज शरीफ को बैठाता हुआ घुमाता हुआ मिल जाएगा, जनरल बाजवा इमरान खान को बिठा के घुमाता हुआ मिल जाएगा। अब ये जो है ना बताते हैं कि ड्राइविंग सीट पे हम बैठे हैं, देश हम चलाते हैं, ये मुल्क हमारा है, तुम हवलदार हो, तुमको एक काम दिया हुआ है, वो बैठे रहो। और ये तस्वीरें देखिए, अब जो जिक्र किया गया है, क्योंकि हम फिर से एक बार बात करेंगे कि वेस्टर्न मीडिया ने आखिरकार किस बात को माना है। जनरल अस्थाना एक पहले अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट में थे, मार्क रूबियो, उन्होंने आज कहा है दैट इंडिया स्ट्रक सो डीप दैट इवेंचुअली पाकिस्तान हैड टू रन टू अमेरिका बेगिंग लाइक अ डॉग। मैं ये क्यों बता रही हूं, क्योंकि अभी देखिए ताजा बयान आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप से। उन्होंने कहा मैंने भारत पाकिस्तान तनाव का निपटारा करवाया, लेकिन मध्यस्थता की बात से अब वो पलट गए हैं। भारत पाकिस्तान में दुश्मनी बढ़ती जा रही थी, ऐसा ताजा बयान में बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने ये भी कहा है कि मध्यस्थता की जो बात है उससे वो पलट गए, हमने उनसे व्यापार के बारे में बात की। यानी कि अगर 2 और 2 हम जोड़ें तो ये बात अब सामने आ रही है कि इतना ज्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट किया गया था जनरल अस्थाना कि अल्टीमेटली अमेरिका के पास पाकिस्तान ने कहा कि इस जो ऑफेंसिव है उसको रुकवाइए। बिल्कुल, जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह हुई थी कि जब रावलपिंडी में भारतीय मिसाइल्स गिरी थी और उन्होंने वहाँ पर काफ़ी डैमेज किया था, तो सबसे ज़्यादा आघात जो ग्राउंड पर आघात हुआ है वो तो हुआ ही है पाकिस्तान को। एक मेंटल बहुत बड़ा आघात हुआ। उनको सबसे बड़ा डर ये लगा कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि हम न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे, न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे, हमारी लगता है कि भारत की दूसरी मिसाइल जो है ये हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी और बम को ही उड़ा देगी यहाँ से। तो तब वो भागे अमेरिका के पास कि कुछ करके किसी भी तरीके से भारत को रोको। तो उस समय जब ये बातचीत हुई तब और भारत को जब उन्होंने संपर्क किया तो भारत ने बोला ना, आप उनको बोलो पाकिस्तानियों को, वही बात करेंगे हमसे, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। और फिर उन्होंने, उनके डीजीएमओ ने फिर एक बार रिक्वेस्ट किया और उस समय पहली बार हम लोग नहीं माने। 10:15 बजे के करीब एक बार उनका कॉल आया था और उसके बाद में फिर आप देखेंगे कि जब 1535 पर जब ये बातचीत हुई तब ये सर्वसम्मति से ये सोचा गया कि हाँ भाई अभी सीज़फायर मान जाते हैं, क्योंकि हमारे एम पूरे हो चुके थे। इसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है और ना ही इसमें अमेरिका की कोई बात है जो हमने मानी या कुछ इसकी ऐसी भी कोई कहानी नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैं सबसे बड़ी चीज़ बताऊँगा कि देखिए इस सेंचुरी में पहली बार एक न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है, उनके एयरपोर्ट्स के ऊपर।
किसी देश ने नहीं किया। अमेरिका भी उतनी हिम्मत नहीं कर पाया। नॉर्थ कोरिया में वो किम बार बार वहाँ से मिसाइल छोड़े जा रहा था और डरा रहा था इनको, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप उससे हाथ में लाने चले गए थे, क्योंकि न्यूक्लियर कंट्री में ये थोड़ा सा डर रहता है और वही डर शायद उनको भी सताया होगा और इसीलिए ये थोड़ी सी अफरा तफरी मची, जिसमें अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोशिश की कि शायद मैं भी कुछ ब्राउनी पॉइंट उसमें ले लूं। क्या कहा उन्होंने आज, एक बार जल्दी से सुन लेते हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार, इनका क्या बोले? ये एक दिन कुछ बोलते हैं, अगले दिन पलट जाते हैं। कभी कहते हैं मैंने उनको बोला कि तुम ट्रेड की वजह से आपस में समझौता कर दो, अगले दिन कहते हैं आई मे नॉट हैव डन इट, आई मे हैव डन इट। व्हाट डज वन मेक ऑफ हिम? नो, मेरे हिसाब से जो डिप्लोमेटिक फॉल आउट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट से, शायद कुछ फीडबैक उनको मिला होगा, उन्होंने कुछ चेंज करने की कोशिश की है, पर उनके बोलने का जो तरीका है, जो लहजा है, जिस तरह से वो बोलते हैं, मेरे ख्याल में वो जितना बोलना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और मेरे ख्याल से जो उन्होंने कहा है कि उन्होंने थोड़ा सा वॉक बैक किया है, और उन्होंने कई बार वॉक बैक किया है। देखिए, ट्रेड के ऊपर, टैरिफ्स के ऊपर भी कई बार उन्होंने जो भी कहा है दूसरे लोगों, कंट्रीज़ के साथ, जैसे कनाडा, चाइना, उन्होंने फिर वो वॉक बैक भी किया है। और कल जो ब्रीफिंग हुई थी अमेरिका की, जो उनकी ऑफिशियल ब्रीफिंग होती है, उसमें जब एक सवाल पूछा गया था कि क्या आपने मीडिएट किया है, वहां पर भी उन्होंने कहा था कि वी एनकरेज पाकिस्तान एंड इंडिया टू हैव डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो एक तरीके से स्टेट डिपार्टमेंट भी हल्के हल्के अपने को डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहा था अपने प्रेसिडेंट से। नहीं, बिल्कुल, और होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह की लूज स्टेटमेंट से डिप्लोमेसी जो है वो बिहाइंड क्लोज डोर्स होती है, मीडिया के सामने नहीं होती है। और ये सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उनकी अपनी छवि को बनाना चाहते हैं तो वो कुछ ज़्यादा बोल देते हैं। लेकिन आप देखें कि वो वॉक बैक कर चुके हैं थोड़ा बहुत, और भी आगे वॉक बैक करेंगे। और जैसे उनकी फैक्ट्स, कभी कभी 1000 साल से हम लड़े रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको पूरी हिस्ट्री ब्रीफ की हुई है, और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी शैलो है इस मामलों में। बिल्कुल, कितना वॉक बैक उनको और करना पड़ेगा, और क्या उनकी छवि बन रही है पूरी दुनिया में। डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, वो तो शायद इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन एक चीज जो अब बिल्कुल भी मिस्ट्री नहीं है, और जिसको अब सब मान रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को किस तरीके का नुकसान ऑपरेशन सिंदूर में पहुंचाया है, उसकी तस्वीरें, उसकी सैटेलाइट इमेजेस, उसका सबूत पूरी दुनिया के सामने है, और अब दुनिया भी मानने को मजबूर है। इसमें अब किसी के दिमाग में कोई शक नहीं।